बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का भांडा फूट गया है। इंतहाई शर्मसारी हो चुकी है। भारतीय मीडिया फिर भी वही राग अलाप रहा है और बार बार वही मनफियत कंडों वाली बात किए जा रहा है, जबकि सेंतास माहिदा पर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब भारत को भी दे दिया है। भारत का मिस एडवेंचर बहुत बड़ी गलती होगी। अब होने क्या लगा है, अब क्या जंग होगी नहीं होगी, भारत क्या चाहता है और भारत क्या समझता है कि वो अपने पपेट इसराइल के पीछे छुपकर जो वार करने लगा है, हमेशा की तर्ज पर वो ऐसे होशियत कंडे इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर इस दफ़ा उसने ऐसा वार किया तो ये भारत के लिए मौत साबित होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम साहब, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और डॉक्टर हसन अब्बास साहब जो कि वाटर एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ इंटरनेशनल अमूर पर बड़ी ग्रिप रखते हैं, अहमद हसन साहब भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब से। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। मुनीर अकरम साहब, आप ये बताइएगा कि आपका एक वसी तजर्बा है यूनाइटेड नेशन में, अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करता है तो ऑल आउट जंग का इम्कान है और ये इलाकाई जंग तो महदूद फिर नहीं रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चीन अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर पाकिस्तान के साथ इस वक्त कहाँ खड़ा होगा और क्या अमेरिका भी खुलकर हमायत हमारी साथ खड़ा होगा या भारत के साथ खड़ा होगा, और इस जंग के आलमी अमन पर क्या असरात जो है वो आप मुरतब होते देख रहे हैं। मुनीर साहब जी देखिए शहजाद साहब, अब ये जो मसला हिंदुस्तान ने खड़ा किया है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और कुछ एक्शंस उन्होंने ली हैं, ये एक हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को दबाने के लिए और उसकी जो स्ट्रेटिजिक डोमिनेंस चाहता है पूरे ख़ित्ते में, वो इस्टेब्लिश करने के लिए इस किस्म की उन्होंने पोजीशन ली है। अब पाकिस्तान के पास सब काबिलियत है कि इसको हम ग्राउंड पर और डिप्लोमेटिकली हम इसको नाकाम कर सकते हैं, और मेरे ख़्याल में हमें किस की मदद की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे पास काफ़ी काबिलियत है। हिंदुस्तान जो कुछ भी एक्शन लेगा उसका हम जवाब देंगे और वो मैचिंग जवाब होगा, और हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो क्राइसिस उन्होंने क्रिएट किया है इसको डिप्लोमेटिकली कम किया जाए। पर वी आर रेडी। पाकिस्तान के पास काबिलियत है, तो हमें किसकी मदद की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। काबिल एहतराम, भारत ने सिंध तास मुआहदे पर अमल को जो रोक दिया है, ये मामला यकतरफा तो नहीं, ये तो दो तरफा मामला है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के किस फोरम पर उठाया जा सकता है यह मामला, और क्या ऐसी कोशिशें शुरू हुई हैं अभी या नहीं? जी देखिए, ये अभी उन्होंने एक अपना फैसला अनाउंस किया है कि वो ट्रीटी को अबेयंस में रखेंगे। ट्रीटी में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है इसको सस्पेंड करने के लिए, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी की है। और हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं जहां हम इसको पेश कर सकते हैं। ये वायलेशन ऑफ ट्रीटी जो है वो वर्ल्ड बैंक है, दूसरा भी इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, और अगर बात ज़्यादा छिड़ जाती है तो हम सलामती काउंसिल में भी इसको रेज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी रेज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले देखना कि हिंदुस्तान का इरादा क्या है, वो कर क्या सकते हैं, क्या करेंगे, पर उसका जवाब हमारे पास है, और मेरे ख़्याल में वो इस किस्म की एक तरफ़ी एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसको हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, और उनको भी समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्स में।
काबिल एहतराम भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत अब एक और बालाकोट के तर्ज पर मनसूबाबंदी कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस मौके पर हम जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी पोजीशन क्यों नहीं ले रहे। और माजी में अगर मुझे याद आ रहा है कि अमेरिका ने ही तो कारगिल जंगबंदी का मामला हल करवाया था, अब भी तो ये सालसी में आ सकता है, लेकिन अब सूरत हाल वो इसराइल के साथ भारत के साथ खड़ा है। ये खुला तजाद क्या सामने है, इसको ज़रा एलेबोरेट करें सर। ये देखिए, हिंदुस्तान इस किस्म की धमकियाँ देता रहता है और उन्होंने 2019 में जो कुछ किया था उसका जवाब उन्हें मिला और उनको ये समझ होनी चाहिए कि अगर उन्होंने फिर कोई इस किस्म की शैतानी की, इस किस्म की एक्शन लिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी टेरिटरी के ख़िलाफ़, तो हम उसका जवाब देंगे और हम मैचिंग जवाब उसका देंगे। तो इसमें कोई मेरे ख़्याल में शक उन्हें नहीं होना चाहिए कि हम जवाब देंगे। अब ये जब अगर उन्होंने कुछ किया उसका जवाब होगा। फिर पूरी दुनिया मेरे ख़्याल में ये समझती है कि दो बड़ी ताकतें हैं जिनके पास बहुत डिफेंस की क़ुव्वत है और न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो इनमें आपस में जंग होने का इम्कान, यानी कि बहुत ही खौफनाक किस्म के इम्कान हो सकते हैं इसके। तो मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया ये समझाने की कोशिश करेगी हिंदुस्तान को कि आप ना करें, पर अगर उन्होंने कुछ किया तो फिर हमारे पास जवाब है और हम उसका जवाब देंगे। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। यूनाइटेड नेशन ने दोनों तरफ से अफ्रीकैन को तहम्मुल से काम लेने की बात की और जो मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक सालसी वाली बात वो अभी तक सामने यूनाइटेड नेशन की तरफ से नहीं आई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत कश्मीर पर जो यूनाइटेड नेशन की करारदादों को वो तो रद्दी की टोकरी में डाल देता है हजूर, तो क्या यूएन या सलामती कौंसिल जो है वो भारत को बाज रख कर खित्ते को जंग से बचा सकती है या नहीं? ये देखें, ये सलामती काउंसिल में आप जैसे जानते हैं कि एक वहाँ 5 मुल्क हैं, 5 ताकतें हैं जिनके पास वो वीटो पावर है। तो सलामती काउंसिल से फैसले निकालने के लिए उन 5 जो ताकतें हैं उनको मंजूर कराना पड़ता है। वो हर वक्त मुमकिन नहीं होता है। अब इस वक्त भी आप देखिए कि हिंदुस्तान के भी पार्टनर्स हैं वहाँ, जो शायद करारदाद, अगर इन्फोर्समेंट एक्शन के ऊपर करारदाद हम ले आते हैं तो उसके ऊपर शायद वहाँ से भी कुछ रुकावट आएगी। तो हमने तो देखना है कि हम अपने आप को किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये क़ुव्वत है, एक क्रेडिबल डिटेरेंस की क़ुव्वत है, हमारी एक डॉक्ट्रिन है, उसको हम कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस, यानी कि किसी भी लेवल पे भी अगर हिंदुस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ कुछ एक्शन ली उसका उसी तरह का जवाब होगा हमारी तरफ से। तो सलामती काउंसिल तो बाद की बात है। अब अगर सलामती काउंसिल से कुछ हमने करवाना होगा वो कोशिश बाद में होगी। पहले तो हमने देखना है हिंदुस्तान को हम इससे डिटेर करें कोई शरारत करने से, और अगर उसने की उसका हम जवाब देंगे। फिर देखेंगे कि जी डिप्लोमेटिकली किस तरीके से हम कश्मीर का जो मसला है उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। वो सलामती काउंसिल से हो सकता है, दूसरे इदारे भी हैं जहां हम कोशिश कर सकते हैं इसको रिज़ॉल्व करने के लिए। और हमारी ये हर वक्त कोशिश रही है कि पीसफुली रिज़ॉल्व हो ये मसला। पर हिंदुस्तान बहुत एक एग्रेसिव स्टांस, ये मोदी हुकूमत ने बहुत ही एक एग्रेसिव और नॉन कोऑपरेटिव स्टांस लिया हुआ है। वो अपने आप को बड़ी ताकत समझते हैं, पर उनको समझ आ जाएगी कि वो पाकिस्तान को डोमिनेट नहीं कर सकते। काबिल एहतराम पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से आज सेक्रेटरी खारजा जो हमारी आमना बलोच
ने भी गैर मुल्की सफ़ीरों को मुकम्मल एक ब्रीफिंग दी है तर्जमान ने। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या वजारत ख़ारजा की तरफ से ऐसे सफारती राब्ते रूटीन की बात है या इनसे कोई बड़े नताइज भी निकल सकते हैं? ये देखें, ये इस वक्त तो एक हिंदुस्तान ने एक क्राइसिस बना दिया है, क्योंकि उन्होंने जो जिस किस्म की उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं और जो धमकियाँ दे रहे हैं, उससे तो एक क्राइसिस सिचुएशन सामने आ गई है। तो जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा हैं, ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली हम हर लेवल पर दुनिया को इससे हम इन्फॉर्म करेंगे कि क्या इस हिंदुस्तान कर रहा है और उसका क्या इम्कान है, और उसमें हमारी जो सोच है वो पहले से यही है कि हिंदुस्तान इस किस्म की हरकतें करता है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बहुत सारी के वो आपको याद होगा, वो गंगा पे जी, हमें हिटलर से ऐसे ऑपरेशन याद हैं, इससे पहले भी ये कर चुके हैं, 2 दफ़ा कर दिए, तीसरा वाक़या इनका। जी, तो ये इस किस्म की ये हरकतें करते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और उस हरकतें करके फिर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये गलत फहमी है उनकी कि इस किस्म की ऑपरेशन करके पाकिस्तान को दबाने की वो कोशिश करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लें, दुनिया को मोबिलाइज हमारे ख़िलाफ़ करें। ये सक्सेसफुल नहीं होगा। इस किस्म की ये बहुत रेकलेस और डेंजरस किस्म की एक्शंस हैं, जिससे पूरी खित्ते में पीस एंड सिक्योरिटी बर्बाद हो सकती है। तो दुनिया को ये समझाया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुनीर साहब, आखिरी सवाल शाप जवाब दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि भारत इस वक्त जो उसके हालात हैं अंदरूनी, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, पाकिस्तान की पर पहला वार भारत करने की पोजीशन में है? जी देखिए, मैंने जैसे कहा, 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं, इनमें जंग नहीं होना चाहिए। तो उसको ये समझना चाहिए कि अगर जंग करेगा तो उसके इम्कान बहुत ख़राब हैं। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम नेशन मुनीर अकरम साहब मेरे साथ थे और फरमा रहे थे कि हमारे पास कुव्वत है, किसी भी लेवल पर अगर भारत कोई ऐसी हरकत करता है, कोई होशियत कंडों पर उतरता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान देगा और पाकिस्तान इस पोजीशन में है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और इंटरनेशनल अमूर के माहिर हैं अहमद हसन साहब, वो भी मौजूद हैं। सवाल सबसे पहले अहमद हसन साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने अभी देखा एक FIR का ड्रामा। ये 6 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है और वहाँ से FIR के मुताबिक जो पहलगाम हमला है वो 1:50 से 2:20 तक जारी रहा, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर FIR दर्ज हो जाती है। मैं आसान ज़बान में अहमद हसन साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहाड़ी रास्ता है, सड़क तो है नहीं, तो क्या है भारतीय राफेल तैयारे पर बैठकर SHO के पास आ गए थे रपट करवाने? हाउ इट पॉसिबल सर? जी बिल्कुल, इट वाज नॉट पॉसिबल। वही बात है, यहाँ पे सवाल किया जाता है कि ये इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और फिर अगला सवाल करते हैं कि फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई। मैं जवाब ये देता हूँ कि जब करवाया, इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद करवाया ये ऑपरेशन, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे? तो वो पुलिस वाले या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की आप बात करें या इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, टेक्निकली तो ये वाकया होने से पहले FIR दर्ज करवा सकते थे, क्योंकि इनको तो पता था। सो इस FIR की उतनी ही वैल्यू है जितनी इस बात की वैल्यू है कि मोदी एक अमन पसंद लीडर है। ये उसी तरह का झूठ है जिस तरह का ये है कि सूरज रात के वक्त निकलता है।
सो इसके अलावा इसकी कोई और वैल्यू, कोई और हैसियत नहीं है। जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया के आगे प्लान्स क्या हैं। ये FIR सिर्फ एक उन्होंने एक शोशा छोड़ा है, सिर्फ उन्होंने एक मीडिया गिमिक किया है अपने जो मजमूम उनके मकासद हैं, जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, जो उनके प्लान्स हैं, उससे अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक भोंडा सा तरीका है। इसके अलावा इस FIR की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि अहमद हसन साहब, आपकी बात से मुझे ये समझ आ रही है कि ये जो हथकंडा इस्तेमाल किया है, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, क्या उनको भी इल्म है कि ये सारा खुद साख्ता एक ड्रामा है? देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर आप बात करते तो डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ममालिक ने इसके ऊपर बयानात दिए हैं, जैसे अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे बयान दिया, इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने इस पे बयान दिया, CNN BBC के ऊपर इसके ऊपर खबरें चली, अल जज़ीरा के ऊपर भी इस पे खबर चली, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में चली। बोस्निया के जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान के हक में बयान दिया। तो डिफरेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी का टेक। लेकिन इस वक्त आपको इंटरनेशनल ऑर्डर जो इस वक्त दुनिया में इम्प्लीमेंटेड है उसके मुताबिक आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैं आपको पुलवामा पे वापस लेके जाऊंगा। जब पुलवामा का अटैक हुआ, ड्रामा इन्होंने किया, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, पूरी दुनिया ने कहा जी हम इंडिया के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब जब इंडिया ने बालाकोट वाला ड्रामा किया, पेलोड गिराया, पाकिस्तानियों ने इनको मार के गिराया नीचे, इनको लटाया, अभिनंदन को, उसको जूतियां मारी, तो उसके बाद फिर पूरी दुनिया घुटनों के बल पाकिस्तान के पास आ गई कि नहीं जी आप सुलह कर लें और माफ़ी दे दें। तो इंटरनेशनल ऑर्डर काम ही ऐसे करता है। यहाँ पे बड़ा हार्ड कोर ब्रूटल इंटरनेशनल ऑर्डर है। यहाँ पे कोई यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व। आप जज्बात की बिना पे, हक और सच की वजह से आप किसी के साथ खड़े नहीं होते। आप अपने फ़ायदे, अपने मफाद के लिए खड़े होते हैं। जहाँ पे इंटरेस्ट कन्वर्ज करता है तो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू। अगर दुनिया का इंटरेस्ट इंडिया के साथ कन्वर्ज करेगा तो उनको लगेगा कि ये पहलगाम का जो अटैक है ये असली है। अगर उनका इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करेगा, पाकिस्तान के ऊपर वो ये कोई अपनी जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला ड्रामा करते हैं और बदले में पाकिस्तान इंडिया के अंदर 70 सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है और इनकी आर्मी लॉसेज लेती है और इंडिया बैकफुट पे चला जाता है, तो फिर दुनिया पूरी कहेगी कि पाकिस्तान सच्चा था। दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच वी आर एग्जिस्टिंग। दुरुस्त फरमा रहे हैं काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब। आपने ये देखा होगा कि इस वक्त, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो कायद आज़म की जो बसीरत थी वो दो कौमी नजरिए वाली बात फिर आज सच साबित हो गई है और कायद आज़म की पेशन गोई भी सच साबित हो गई है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर भारत के साथ हमारा मामला अगर और बढ़ता है तो उसके पीछे इसराइल भी खड़ा है ब्रिगेडियर साहब। इस महाज पर दो ऑप्शन जो आपके सामने आ रही हैं, एक तो आपका मुकाबला भारत से और उसके पिछले वालों से भी है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगी पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखिए, मेरा ख्याल में सर आपने टू नेशन थ्योरी की बात की, तो यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब ओवरसीज फाउंडेशन में वहाँ पे खिताब किया तो उन्होंने वहाँ पे जोर दे के कहा कि टू नेशन थ्योरी बिल्कुल हकीकत है, हम और हिंदू अलग अलग हैं और हम एक कभी हो नहीं सकते हैं। तो प्रिसाइजली उन्होंने उस पर बड़ा जोर दिया है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज आपने हाईलाइट की है, दैट एक नेक्सस बन रहा है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, और इनका एक पास में रिकॉर्ड भी है। अगर आप देखें कि जब हम काउंटर एटॉमिक फैसिलिटीज पे हमला करने के लिए, उस वक्त भी इंडिया इजराइल की एक प्लानिंग बनी थी। उन्होंने आना था, गुजरात से जहाज उड़ने थे, उन्होंने स्ट्राइक करना था, वो पाकिस्तान को पता चल गया। 98 में हमारे जो एटॉमिक एक्सप्लोजन से पहले अगेन देयर वाज ए प्लानिंग, फिर हमें पता चल गया था। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि जिस तरह हमारे मिनिस्टर्स ने भी इसको इशारा किया, इजरायलीज पहुंच चुके हैं श्रीनगर में और वो आए हैं टेक्निकल स्टाफ। तो इससे पता चलता है कोई नेक्सस बन रहा है, कुछ होने लगा है जो वहाँ पे उनके प्रेजेंस से पास में देखे कि इजरायलीज जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आके वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी उनके सिविल आर्म फोर्सेस को, पुलिस को। और फिर देखें ना, जो फार्मूला कश्मीर में फॉलो हो रहा है वही सेटलमेंट वाला, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस वाला, अट्रॉसिटीज वाला, जेनोसाइड वाला वही मॉडल है। तो वो वहाँ पे कर रहे हैं। और फिर दूसरे देखें कि जो फेंसिंग हुई है पाकिस्तान इंडिया के जो बॉर्डर पे या LOC पे या वर्किंग बाउंड्री पे, उसमें कंसेप्ट है स्मार्ट फेंसिंग का, और वो उन्होंने इजराइल ने इनको दिया है। तो देखें, इजराइल हर मौके पे उनके साथ है। सो वी कैन नॉट रूल आउट
एक पॉसिबिलिटी जिसमें इजरायली असिस्टेंस शामिल हो, जिसमें कोई इसमें स्ट्राइक्स वगैरह हो। तो पूरा पाकिस्तान ने बड़ा वाजे किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसी कन्वेंशन में कहा था 13 लाख इंडियन आर्मी हमारे कुछ बिगाड़ सकी तो ये चंद 100 ये दहशतगर्द क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने एक वाजे मैसेज दिया है, देखें कि पानी जो है हमारा एक एसेट है, नेशनल इंटरेस्ट भी है। अगर ये इसमें कुछ डाइवर्ट करते हैं, कोई एफर्ट करते हैं तो इट इज एक्ट ऑफ वार, और उसके लिए पाकिस्तान कैन गो टू एनी लिमिट, इवन देयर इज ए रिक्वायरमेंट होगी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए। हमारे लिए तो लाइफ और डेथ की बात है ना, तो देन वी विल नॉट टॉलरेट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। उसकी भी एक पैरामीटर सेट है। पाकिस्तान की देखें, वी आर थ्रेटन, हमारे अगर इकोनॉमी थ्रेटन होगी, पोलिटिकली वी आर थ्रेटन, और या पार्शियल स्पेशल उसमें कोई थ्रेशोल्ड आ जाता है तो इन दैट केस या मिलिट्री थ्रेशोल्ड होता है, पाकिस्तान विल सर्टेनली विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। ब्रिगेडियर साहब, जब आप बात कर रहे हैं कि इसराइल अगर पीछे खड़ा है, आप ये फरमा रहे हैं, तो फिर तो मैथमेटिक्स का वो फार्मूला मुझे याद आ रहा है, A=B, B=C, सो C=A, यानी कि अगर इसराइल खड़ा तो फिर अमेरिका भी खड़ा है। मैं आपसे ये फिर जानना चाहूंगा कि इस वक्त चाइना कहाँ खड़ा है, क्योंकि चाइना इस पोजीशन में है, अगर वो चाहे तो भारत को पानी के मामले में जिस तरह वो हमें कह रहा है उस तरह वो बहुत आसानी से उस पर दबाव डाल सकता है। चाइना कहाँ खड़ा है ब्रिगेडियर साहब? देखें जी, चाइना बिल्कुल देखिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन चाइना ने एक चीज वाजे की है, वो जंग नहीं चाहते, उनकी जो स्टेटमेंट आई है। लेकिन जब पाकिस्तान पे कोई ऐसा प्रेशर पड़ेगा, स्पेशली हमने देखा है, स्पेशली जब उन्होंने 2019 में 370 किया, 35A को रिवोक किया, तो उसके बाद से वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और वो समझता है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की हिफाजत करना चीन वो अपना एक फर्ज समझता है। और देखें, इंडियन थिंक टैंक्स भी मानते हैं कि अगर फ्यूचर कोई ऐसा वार होती है तो जो चाइना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या बाकी फैसिलिटीज है, नॉन काइनेटिक सपोर्ट जो है चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। अब वो वक्त आया है ना कि अब इंडिया के लिए तो तीन फ्रंट बन जाएंगे, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, उधर बांग्लादेश के मुसलमान भी हैं, वो भी डंडा देंगे। तो मेरे ख्याल में अभी एक इंडिया ने एक जो पंगा लेके अपना आप को तो एक्सपोज भी करवाया है, इंटरनेशनली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी एक्सपोज हुआ था, अब ये ड्रामा करके भी एक्सपोज आहिस्ता आहिस्ता वो खुल के आ गया है कि इट वाज अ स्टेज ड्रामा। तो मेरा ख्याल में इंडिया नो हैज गॉन ऑन ए वीकर विकेट। ब्रिगेडियर साहब, जंग की सूरत में कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनसे आपको बहुत उम्मीद आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? कौन से ममालिक ऐसे हैं? देखेंगे, पहले तो हमने अपने सेल्फ रिलायंस पे हमने अपना आप को करना है। पाकिस्तान की अपनी रिस्पांसिबिलिटी है, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे पाकिस्तान आप देखें ना कि कन्वेंशनल बड़ा स्ट्रांग फोर्स है और बैटल हार्डन फोर्स है, न्यूक्लियर आर्म्ड है, मिसाइल फोर्स है। लेकिन हमें तो जैसे मैंने कहा नॉन काइनेटिक सपोर्ट जो होगी चाइना के से मिलेगी, और मिडिल ईस्ट में यकीनन हमें सऊदी अरब से या कतर से या यूएई से ज़्यादा तवक्कुआत हैं। काबिल एहतराम अहमद हसन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर एक साइड पर भारत मुआहदा कैंसिल करने पर आ गया है तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं इसके मुकाबले में? क्या शिमला मुआहदा भी मुअत्तल कर देने का वक्त आ गया है? अगर सिंतोस मुआहदा मुअत्तल हो रहा है तो फिर शिमला मुआहदा भी मुअत्तल होने जा रहा है, क्या कहेंगे अहमद हसन साहब? देखिए शहजाद साहब, सच्ची बात ये, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो तलवार है, वो जंग है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है। और ये जो बात की है ब्रिगेडियर साहब ने, मैं इनके साथ 100% एग्री करूंगा। इस सारे फियास्को के पीछे इसराइल खड़ा है और ये सारा प्लान इसराइल से मॉनिटर हो रहा है, इसको ऑर्केस्ट्रेट करने वाले इसराइली हैं। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि अब जो होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। और ये जो होने लगा है आज से पहले इंसानियत की तारीख ने वो विटनेस नहीं किया होगा, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ। और ये जो जंग होगी, इस तरह की जंग इंसानों ने कभी नहीं देखी होगी। 70 साल से पाकिस्तान के बारे में बुजुर्ग फरमा के गए, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह मोजज़े से बना था, मोजज़े से कायम है। ये मुल्क मोजज़े से कायम था तो किसी वजह से कायम था, और वो वजह आज आपके सामने आ गई है। जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था मक्का के अंदर बुत परस्ती का खात्मा, वो अब 1400 साल बाद अब पूरा होगा। ये जंग जो हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, इस जंग का हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था कि ये होना है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली फरमाया था
कि आखिरी टाइम की, जिसका मफहूम है कि आखिरी टाइम में एक लश्कर उठेगा जिसके झंडे गहरे सब्ज रंग के होंगे और वो हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट के लाएंगे, और जब पलटेंगे तो शाम में ईसा इब्न मरियम को पाएंगे। तो पाकिस्तान को जो कहा जाता है ये इसराइल का एंटीडोट है कि पहले पाकिस्तान, कुरान में आता है कि पहले तिरयाक आता है और फिर बीमारी आती है। तो इसराइल की बीमारी पैदा होने से पहले खुदा ने उसका इलाज नाजिल फरमा दिया था पाकिस्तान की शक्ल में। अब ये जंग होगी, इस जंग की बशारतें 1400 साल से औलिया अल्लाह और फुकरा और स्कॉलर्स दे रहे हैं, और हम पिछले 3 साल से क्लियरली बता रहे हैं कि जो इंडिया की वॉर प्रेपरेशन है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं दैट दे आर गोइंग फॉर अ मिसचीफ, अ मिस एडवेंचर, अ मिस कैलकुलेशन। ये जंग इंडिया शुरू करेगा, लेकिन हम कसम खाते हैं कि दिल्ली से पहले इस दफा हम नहीं रुकेंगे, और पाकिस्तान के मुजाहिदीन दिल्ली पे एक दफा फिर हुकूमत करेंगे। दिस इज व्हाट दैट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक आग और खून का दरिया है जिसको हमने अबूर करना है। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, मेरे मेहमान अहमद हसन साहब ने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि दीवार के ऊपर लिखा है और तलवार का जिक्र कर रहे हैं। इस लिहाज से तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त मुझे थोड़ा सा आसान ज़बान में समझाएं, पाकिस्तान के पास कौन से मिसाइल हैं, उनकी कितनी रेंज है और हम कहाँ तक जा सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखे कि बिल्कुल ऐसा ही है। देखे कि हमने जब कहा कि हमने हार्ड स्टेट बन के अभी आना है दुनिया के सामने, अब भी अपॉलॉजीज नहीं करनी है, बाईबंदी वाली बात नहीं है, चलो बैकडोर चैनल पर बात हो फलानी है। अब आपने अपने पाँव पे खड़े हम हुए हैं और हमने एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है। तो देखे पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, देखे हमारे पास शाहीन है जिसका मैक्सिमम रेंज 2750 किलोमीटर है। सो हम कलकत्ता तक हिट कर सकते हैं। तो हमारी वो कैपेबिलिटीज है। हमारे पास टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है जो हमारे पास नसर की सूरत में है। सो हमारी जो कैपेबिलिटीज है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कन्वेंशनल ताकत है, हमारी मिसाइल्स जो हैं, और इसके अलावा हमारे जो एटॉमिक है, और हमें जब हम एटॉमिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वी आर फार अहेड फ्रॉम इंडिया। तो मेरे ख्याल में इंडिया ये 100 दफ़ा सोचेगा, पंगा तो ज़रूर लेगा, लेकिन जिस तरह अहमद साहब ने कहा है कि इट विल बी डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन होगी इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया। स्टिल वो 71 वाली बात सोच रहे होंगे, लेकिन उस वक्त डिफरेंट हालात थे। आज हम एक डिफरेंट हालात में मौजूद हैं, और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो। जिस तरीके से हमने अभी पब्लिक ओपिनियन देखा है, हमने नेशनल असेंबली में देखा है, सेनेट में देखा है, जिस तरह एक जोश और जज्बा है, ये वही जज्बा मुझे नजर आ रहा है जो 65 में लोग पाकिस्तानियों ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब नाज़रीन मेरे साथ थे। मैं एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूँ, और ब्रेक से जब आऊँगा तो अहमद हसन साहब मेरे साथ फिर मौजूद होंगे, जबकि उनके साथ डॉक्टर हसन अब्बास जो वाटर एक्सपर्ट है, ये क्या मामला है पानी का, उनसे भी मैं जानूंगा। मेरे साथ रहिएगा। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ अहमद हसन साहब जो इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ मेरे पास इस वक्त वाटर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने को पाकिस्तान ने ऐलान जंग करार तो दे दिया है, आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी क्या ये रोक सकता है भारत? क्योंकि झेलम और चनाब से 3 करोड़ MAF पानी हर बरस पाकिस्तान आता है। अगर मैं रिकॉर्ड को देखूं तो भारत के पास इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए तो सिर्फ 70,000 MAF की है। कितना पानी रोक सकता है, कैसे रोक सकता है, कहाँ रोकेगा? हाउ इट पॉसिबल? डॉक्टर साहब, ये क्या पानी की गीदड़ बबकियां हमें लगाई जा रही हैं, एक्सप्लेन कीजिएगा। जी आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये गीदड़ बब्बियाँ लगाई जा रही हैं। ये आपके जो दरिया चल रहे हैं इनका पानी नहीं रोका जा सकता इस तरह से कि बस वो मुआहदा मनसूख हुआ तो अगले दिन पानी रुक जाएगा, ऐसा कोई इनके पास प्रोविज़न नहीं है। ना ही ये जो लैंडस्केप है, ये जो जोग्राफ़ी है, जो जियोलॉजी है इस जगह की, ये इजाज़त देती है कि आप बड़े आराम से पानी रोकें और ले जाएँ। आपके ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो जो पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले वो मैदानी इलाकों में से होते हुए आते थे और पाकिस्तान में दाखिल होते हैं,
तो उनको तो रोका जा सकता है, उनको डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जो पहाड़ियों में से निकलते हुए दरिया आ रहे हैं आपके, जो कि आपकी कंट्रोल लाइन और बॉर्डर जो है पहाड़ों के बीच में, उसमें से दरियाओं को इस तरह से नहीं रोका और मोड़ा जा सकता। ये जिन्होंने थोड़ी सी साइंस, इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेस, जियोलॉजी, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, लेकिन गीदड़ बपियाँ लगाने के लिए, सियासी नारेबाजी के लिए ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने जो है वो बहाना बनाया है कि जी बस हमने ये कर दिया तो अब पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो रोक सकते थे वो सिंथास मुआहदे में इन्होंने रोक लिया, वो ईस्टर्न रिवर्स थे, वो रुक गए। वेस्टर्न रिवर्स जो है उनको रोकना जो है वो बिल्कुल भी जो है वो मुमकिन नहीं है उन लोगों के लिए। जी डॉक्टर साहब, भारत दरिया झेलम पर किशन गंगा डैम और दरियाए चनाब पर बगलियार डैम तो बना चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन डैमों पर कई मरतबा एतराज़ भी पाकिस्तान उठा चुका है। हम आलमी फोरम पर भी गए हैं डॉक्टर साहब, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। क्या ये हमारी नहली है पाकिस्तान की? पाकिस्तान को भारतीय आबी जारियत को रोकने के लिए फोरम पर उठाने के इकदाम करने चाहिए। हमने पहले क्यों नहीं किए डॉक्टर साहब? इस पर रहनुमाई फरमाएं। जी, ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। असल में जिस तरीके से सिंथास मुआहदा लिखा गया है उसमें ये बहुत बड़ा मसला है कि आप खुली आबी जारियत को, एक खुल्लम खुल्ला लोअर राइपेरियन के राइट्स को आप पामाल नहीं कर सकते, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में इस पामाली को बहुत ज़्यादा कवर मिल गया है। ये हिंदुस्तान वालों ने कुछ इस तरह से लिखवाई है कि साफ सरीन जो चीज़ें इवन एनवायरमेंटल क्राइम्स हैं उनको ये ट्रीटी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और ये ट्रीटी कहती है कि आप अपना कोई भी झगड़ा जो है वो अगर होता है पानी का तो वो आप अपनी ट्रीटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, और ट्रीटी का जो दिया हुआ मैकेनिज्म है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, आप उस पर चलेंगे। लेकिन अगर ये ट्रीटी ना हो तो आप फिर चलते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स पे, फिर आप जाते हैं लोअर राइपेरियन के उन राइट्स के ऊपर जिनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तस्लीम किया है, उसके ऊपर कन्वेंशंस बने हैं, उसके ऊपर जो है वो यूएनओ की रेजोल्यूशंस हैं, उसके ऊपर हेलसिंकी रूल्स हैं, उसके ऊपर इससे पहले भी मॉन्टेविडियो डिक्लेरेशन है, और इस तरह के बहुत से हैं। जिनीवा कन्वेंशन में इसकी बातें हुई है, 1925 में हुई है, 1949 में हुई है। तो आपको बेशुमार प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कवानीन मिलते हैं जिनके ज़रिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसा मुआहदा कर लेते हैं जो इन तमाम चीज़ों से उसको इम्यून कर देता है अपर राइपेरियन को, कि आप उसके खिलाफ कोई भी चीज़ अगर आपने करनी है तो आप इंटरनेशनल कवानीन की बजाय आपने अपनी वो जो ट्रीटी के लिखे हुए फार्मूले हैं उनके ऊपर जाना है, तो फिर तो आपका कोई भी केस आगे नहीं चलेगा, आप अपना कोई केस नहीं लड़ सकते। काबिल एहतराम अहमद हसन साहब, ये बताएं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये इससे पहले भी 2 दफ़ा भारत ये ऐसी हरकत कर चुका है। अब वक्त आ गया है कि डू एंड डाई पर चले जाएं, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो तो हमने करना ही करना है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि भारत अब शरारतों से बाज नहीं आएगा, और फिर एक त्यारा उड़ेगा और वह उसका जो पायलट होगा वो हमारे पास इंशाल्लाह चाय पी कर जाएगा। क्या कहेंगे सर? देखें शहजाद साहब, थोड़ी सी मैं आपको इनकी जो जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है और जो इनकी मूवमेंट ऑन ग्राउंड है, जो इनकी वेपन प्रोक्योरमेंट रही है पिछले कुछ अरसे से, और इंडिया की जो पिछले 2-3 साल में एक्सरसाइजेज हुई हैं, उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनके एक्शंस क्या होंगे। ये इस दफ़ा जिस तरह इन्होंने बालाकोट वाला ड्रामा किया उस तरह नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान को ओवरवेल्म करने की कोशिश करेंगे, ये पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करेंगे। दिस इज व्हाट दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। ये आएगा आपके पास, ये डिसाइसिव, अपनी तरफ से डिसाइसिव एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, और इनका ख्याल है कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन फिर जब जंग शुरू होगी फिर उसके डायनामिक्स जंग खुद कंट्रोल और डिसाइड करेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑल आउट वॉर। क्या फेजेस में जंग लड़ी जाती है, क्या ये जंग लंबी खिंच जाती है, प्रोलॉन्ग वॉर होती है, ये एक न्यूक्लियर वॉर बन जाती है, ऑल द ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। सो हम किसी चीज़ को जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट एक मुसलमान होने की हैसियत से कि ये जंग हम जीतेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने कहा, एक आग और खून का दरिया है जो हमें पार करना पड़ेगा। अगले 4 से 5 दिन में जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ये टेलीविजन के ऊपर अक्सर एनालिस्ट अपना एनालिसिस भी दे रहे हैं,
और इंडिया की तरफ से भी जो सिग्नलिंग आ रही है उससे पता यही चलता है दैट दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग एंड दे आर प्लानिंग इट विद इन डेज। रेस्ट एश्योर्ड कि पाकिस्तान इसका जिसको कहते हैं कि 70 गुना ज़्यादा बदला चुकाएगा। दिस इज़ गोइंग टू हैपन। हम पिछले 70 सालों से, चाहे कुदरतुल्लाह शाह देख लें, मुमताज़ मुफ्ती देख लें, आप जितने बड़े स्कॉलर्स हैं वो देख लें, वो इस जंग का जिक्र करते आए हैं कि ये जंग होनी है और अब इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एनी टाइम ये जंग फिजिकली, जंग वैसे तो शुरू हो गई है लेकिन वो फिजिकल इन्वेजन जो है वो भी किसी भी टाइम हो सकता है। पानी वाला मसला, बाकी सारे मसले, फॉल्स फ्लैग, ये अब छोटे हो गए। अब आगे की गेम है, अब बड़ी गेम है। अहमद हसन साहब, भारतीय मीडिया पर जरा गौर मैंने भी किया, आपने भी किया होगा, वो तो बिल्कुल ही अपना दिमागी तवाज़न जो है इस वक्त लूज कर चुका है। क्या दिमाग खराब हो गया भारतीय मीडिया का? देखें, वो जब गीदड़ की मौत, सॉरी इंडिया की एग्जांपल है, जब कुत्ते की मौत आई होती है तो वो गीदड़ की तरह शहर की तरफ भागता है। वही मिसाल इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर फिट हो रही है। इनकी मौत आई हुई है, इनको इनके जो बड़े सेंट्स हैं, उन्होंने जिसको ये फॉलो करते हैं, इनके जो गुरु या पंडित शंडित जो भी इनका होता है, उन्होंने इनको बताया हुआ था कि ये होगा। योगी आदित्यनाथ ने, जो इंडिया का यूपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा कदावर शख्सियत है वो टहना, तो उसने पिछले दिनों ये बयान दिया है कि हम ग़ज़वा हिंद क़यामत तक नहीं होने देंगे। राइट, सो इंडियन जो बिलीफ सिस्टम है उनको पता, अपनी तरफ से ये उस प्रोफेसी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन मीडिया क्योंकि टूल है इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज का, तो वो इस वजह से पागल हुआ है, हकीकत से वो आशना ही नहीं है, वो मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया का ये असूल होता है, जब जंग होती है एक ना एक पार्टी मिसकैलकुलेट करती है। इस जंग को अब इंडिया मिसकैलकुलेट कर रहा है और तकलीफ इनको मैं आपको बताता हूँ क्या है। इनकी अपनी सिक्योरिटी के फेलियर्स इतने ज़्यादा हैं, इनकी अपनी कोई सिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं है, इनको अपने इनके फौज के अंदर इतने इंतशार हैं, इतने इख्तलाफात हैं। इनका वो, आपको याद होगा, इनका वो आर्मी का चीफ था बिपिन रावत, वो टोपी टेढ़ी करके जो बंदर सा आता था, उसके साथ आपको याद है क्या हुआ था कि वो जहाज से गिर गया नीचे। उसने मरने से 1 हफ्ता पहले बयान दिया था कि मैं कश्मीर का DNA चेंज कर दूंगा, और आपने फिर देखा जब वो मरा तो आग लगी हुई थी, आइडेंटिफाई नहीं हो सका, तो दिल्ली से टीम गई थी फिर उसका DNA ढूंढने के लिए। तो इनको अपने अंदर के इनके इंतशार, इनकी इनसिक्योरिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि ये हर किसी को वो छुपा नहीं सकते। वो इनकी जलालत इतनी ज़्यादा है, उससे ये शर्मिंदा भी हैं। पाकिस्तान की मुसलमानों की इन्होंने 1000 साल गुलामी की है, उससे भी ये लोग शर्मिंदा हैं। डीप डाउन इनको पता है कि यही पाक फौज है और यही मुजाहिदीन हैं जो आने वाले कुछ अरसे में दिल्ली के तख्त पे बैठेंगे, दिल्ली पे हुकूमत करेंगे। ये इनका खौफ है, ये इनका फियर है, उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो आपको इंडियन मीडिया पे नज़र आ रहा है सिर्फ अपने आप को हौसले दे रहे हैं, ये वक्त के फ़्लो के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, ये खुदा की मशीयत के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलता है वो रोंद दिया जाता है। इनके साथ यही होने वाला है। प्रोग्राम का आखिरी मिनट है। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं आपसे एक शार्प सवाल करूंगा, शार्प जवाब दीजिएगा। जो अपर वाले होते हैं वो लोअर वालों का पानी नहीं रोक सकते, पूरी दुनिया में ये तो कानून मौजूद है। यहाँ पर भारत ने सिंध ताश माहदे को जो मुअत्तल कर दिया है, ऐलान कर दिया है, क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? ये कानून कोई है, कोई मुआहदा है जिसको सबको सबोताज कर दिया गया? ये क्या बात क्या है? मैं लफ्ज माजरत के साथ, ये क्या नॉनसेंस है डॉक्टर साहब? जी ये उनकी तरफ से नॉनसेंस है, हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि सिंध ताश मुआहदा इजाज़त देता है उनको लोअर राइपेरियन का सारा पानी रोकने की। इंटरनेशनल कवानीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो जैसे ये सिंध ताश मुआहदा ख़त्म होता है तो वो उस इजाज़त से महरूम हो जाते हैं जो उन्होंने इंटरनेशनल कवानीन के बरक्स ली हुई है, और हम इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उनको इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम अहमद हसन। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर हसन अब्बास वाटर एक्सपर्ट वो भी मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन बात सिर्फ इतनी सी है कि भारत की मौत आ गई है। मैं आपको दीवार पर लिख के देने को तैयार हूँ कि इसको समझ आ गई है कि आने वाले दिनों में जो सिपा सलार पाकिस्तान है और जिस तरह हमारे मिसाइल और हम तरक्की करते जा रहे हैं, भारत इससे खौफज़दा हो गया है। और इस खौफ के आलम में जब उसकी मौत आती है ना गीदड़ की, तो फिर वो चढ़ता है। ये भारत पहला स्टेप वो लेगा क्योंकि उसको यकीन है कि हमारे मुजाहिदीन जो हैं वो दिल्ली के तख्त पर आने वाले हैं, और दिल्ली के तख्त पर
बैठने वाले हैं। ये असल वजह है भारत को जो परेशानी, जो मोदी की कांपे टांग रही है इस वक्त, और वो कभी सिंतास मायदे पर चला जाता है, कभी हमले की बात करता है और जाकर छुपता है अपने भाई के पीछे, इसराइल के पीछे, कि शायद वो छोटा सा पपेट जो है वो इसके ऊपर आसर रखेगा और उसको बचा लेगा पाकिस्तान से। हम शरारत करने वाले नहीं, ना ही पाकिस्तान का मीडिया जो है वो झूठ पर मबनी है, जिस तरह भारत का तमाम मीडिया इस वक्त झूठ पर झूठ बोल रहा है। हम सीधी बात करते हैं, अमन से रहने वाले शख्स है, और ये कौम हमारी जो है ये अमन से रहना चाहती है। अगर भारत कोई अटैक करता है तो भारत याद रखना फिर तुम्हारी मौत है और तुम्हें इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।